आना होता है या रोजाना आना होता है? ये आना जाना ना लगाया करें, आना आना ही रखा करें। गुड्स ऑफ $50, गुड्स ऑफ $50 ऑन उधार वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च फ्रॉम जर्मनी एंड वर रिसीव्ड ऑन कराची। जर्मनी से आता है कोई पानी इधर बहता हुआ पाकिस्तान की तरफ? चेक कर लीजिएगा जाके, वरना फिर रिज्यूम कर लीजिएगा। तो जर्मनी से एक जहाज चला है, आपको पता है जहाज चलते भी हैं, एक तो उड़ते हैं ना, चलते भी हैं। $50 की चीजें डिस्पैच हुई हैं जर्मनी से 4 मार्च को, और इतनी तेज जहाज पहुंचा है कि जहाज वाले को खुद नहीं पता मैं 4 दिन में पाकिस्तान था। तो 7 मार्च को ये कराची में खड़ा था जहाज, जो हमें 4 को जर्मनी में नजर आ रहा। 4 मार्च को रेट ये है, 7 मार्च को रेट ये है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 21 एस्यूमिंग नंबर 1 चीजें आई हैं फ्री ऑन बोर्ड, फ्री होके चीजें आई हैं आपके साथ, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस, FOB बेसिस, या कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस, या डिलीवरी एट टर्मिनल बेसिस, या DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड। बहरहाल ये चारों अल्फाज आई के अपने अपनी किताब में इस्तेमाल नहीं किए हुए, और ये अल्फाज आपसे टेस्ट होने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन बस वैसे ही एहतियातन ये चीज़ कराई जा रही है। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट होता है ना पहले वाला, इस अरेंजमेंट में फॉरेन पोर्ट पे चीज़ आपकी बन जाती है। फॉरेन पोर्ट पर चीज़ जो है उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉरेन बोर्ड पर आपकी, फॉरेन पोर्ट पर ही आपकी बन गई, लेकिन ये चीज़ आपकी तब बनेगी जब पाकिस्तान पोर्ट पर आएगी। इसका मतलब है रास्ते में अगर चीज़ को नुकसान हो गया तो बाहर वाले बंदे का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो अच्छा, ये जो मिसाल देता हूँ आपको, ये जो आप लोग ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर कर दिया, तो ये पहले वाली कैटेगरी होती है या दूसरे वाली कैटेगरी होती है? दूसरे वाली मीन्स आप समझ गए बात, दूसरी वाली कैटेगरी होती है, क्योंकि अगर रास्ते में वो कोई पिज़्ज़ा लेके आ रहा है और रास्ते के अंदर वो पिज़्ज़े का दही बन गया, तो अब आप लोगों ने उसके, इसका कीमा बन गया या उसकी कोई कोई खिचड़ी बन गई, तो अब उसके पैसे पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं पे करेंगे? क्योंकि उसकी ओनरशिप आपको कब ट्रांसफर होनी थी? जब वो पिज़्ज़े वाली दुकान से लेके निकला या जब आपका के घर पहुंचा? घर पहुंचा, क्योंकि आपकी ये बात थी कि मेरे घर तक सही तरीके से पहुंचाऊं, होम डिलीवरी का ये मतलब था। तो सॉर्ट ऑफ ये होम डिलीवरी है, ठीक है। ये जरा कम रिस्क की चीज होती है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उसको पता है रास्ते में कुछ हो गया तो मेरी कोई टेंशन नहीं है। और इधर चीज आपकी कब बन जाती है? जब उसकी दुकान से निकले, जब उसकी दुकान से निकले तो जब चीज आपकी बन जाती है। हो सकता है आप अपने कजन को कहीं यार उस दुकान से लेकर जाओ, तो कजन वाला आप उस दुकान से अगर लेके आ रहे तो वो तो चीज फिर आपकी बन गई थी, वो कजन ने रास्ते में कुछ कर दिया, खा सकते हैं ना, कजन ने रास्ते में कुछ कर दिया, अब आप ये तो नहीं फोन करेंगे मेरी चीज पूरी नहीं बन तुमने अपना बंदा भेजा था। तो अब पहले सिनेरियो में हम 4 मार्च को की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, जरा सोच के बताएं। पहले सिनेरियो में 4 मार्च को की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे FOB बेसिस में? क्यों करेंगे? क्योंकि ये चीजें बाहर ही हमारी बन गई थी। पकड़ें जी, इन वेन टोरी किस दिन एंट्री का, किस दिन करें? 4 मार्च को। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, हम कैश कर दें क्रेडिट, कैश कर दें क्रेडिट, क्रेडिटर क्या लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, सॉरी, ऑन क्रेडिट, उधार पे हैं, ठीक है। बताएं जी, क्वांटिटी इंटू 13, ठीक है जी। इन्वेंट्री के साथ आप लगा दें गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि आप 4 मार्च को चीजें टच नहीं कर सकते। टच करें साथ वाले के कंधे को, हो रहा है टच, इसको टच कर सकते हैं क्योंकि ये इन ट्रांजिट नहीं है, ये आपके साथ है बैठा हुआ। लेकिन जो चीज आपने मंगवा ली है और आप तक पहुंची नहीं, वो क्या है? इन ट्रांजिट।
अच्छा, अब 7 मार्च को आप बीवी बच्चों समेत चीज लेने चले गए। आपने कहा चलो आ जाओ, कराची का पोर्ट दिखाएं आपको। 7 मार्च को जब आप चीज लेने पहुंचे तो अब चीज आ गई, तो इस वक्त बताएं हमें लेटेस्ट रेट कौन सा अब यूज करना चाहिए चीज आने पे? 280 का रेट आगे यूज नहीं करना चाहिए? क्यों हैं, बोले क्यों भाई? वो ये चीज नॉन मनी है, तो इसको कोई लेटेस्ट रेट पे लाने की जरूरत। हाँ, 31 दिसंबर का क्रेडिटर का रेट मुझे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो सवाल ने दिया ही नहीं, वरना क्रेडिटर को मैं लेटेस्ट रेट पे लाता। ये कौन है? इन्वेंट्री मुझे भी पता है, इन्वेंट्री है। हाँ, ये कौन है? नॉन मनी, और ये मॉनेटरी आइटम। तो घर में नहीं ऐसे कभी करना, ये महफिल के आदाब के खिलाफ होती है चीज। वैसे ही आपको जरा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया जा रहा था, घर में भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं। अच्छा बोलें जी, अब क्या करें? इन्वेंट्री के आगे इन्वेंट्री टचेबल डेबिट, इन्वेंट्री टचेबल डेबिट और इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट। तेरा 500 भी पड़ रहने दें, लेटेस्ट रेट पे लाएं। इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना आपने। बहरहाल ये टचेबल ना डालें अजीब अजीब से लफ्ज। इन्वेंट्री डेबिट और इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट। डन। और अगर वो चीज जब हमारी बनी, जब इधर आई, तो सोचें जी, जर्मनी में इस बंदे ने चीज भेज दी और पाकिस्तान में मैं खड़ा हूं इधर। तो आजकल हेयर स्टाइल भी दुकानों पे जाए तो अंग्रेजों वाले बने होते हैं ना, हमारे बच्चे इशारा करके बना देते हैं, इस अंग्रेज जैसा बना दो। साहबा के हेयर स्टाइल नहीं पता इनको। अच्छा, तो ये जर्मनी से पाकिस्तान में आया। अब 4 मार्च को इधर से रवाना हुआ और 7 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा, कराची। आप बताएं जी, 4 मार्च को क्या करें? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ठीक है, नहीं की भी जान ले लिया, तो कोई एंट्री नहीं करनी, नो जर्नल एंट्री। 7 मार्च को क्या करें? अब रेट कौन सा यूज करें? 7 मार्च का। 7 मार्च का अब हमारा स्पॉट रेट तो 280 है ना, क्योंकि 7 मार्च को मैं एंट्री करने लगा हूं। अब तो रेट 270 का यूज नहीं होगा ना। इन्वेंटोरी टचेबल या गुड्स इन ट्रांजिट? टचेबल, टचेबल को छोड़ें। क्रेडिटर, क्वांटिटी डॉलर की, रेट 280, बोलें तो 14,000। डन जी। चलें, दोनों साइड पे होके अपने रजिस्टर पे नोट कर लें, पहले वाला भी दूसरे वाला भी। दरमियान में हमने पीली लाइन लगा दी है। चलें जी, हाइब्रिड में साथ वाले कंधे पे सर रख लें, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। कंधा करीब करें ज़रा उसका।
हाइब्रिड बॉय थर्ड रो भाई गोडे थले कर लो यार। चलो खैर है, रिलैक्स होके बैठो, पे वापस ले आओ, अंडू करो, अंडू, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट यू। रिलैक्स होके बैठे बस। दिखाएं आज वाले नोट्स। ये ले कल वाले। परसों वाले। ये सफा है कहीं नोट्स में, पेज नंबर 3 कल वाले नोट्स में? सही दिमाग की दही बनाई हुई है। कल वाले नोट्स में ये सफा ढूंढना जी, पेज नंबर 3। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम्स बेसिकली होते हैं रिसीवेबल और पेएबल। मनी इज रिसीवेबल और पेएबल। डेटर है मॉनेटरी, क्रेडिटर। मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटी लफ्ज है या मॉनेटरी आइटम लफ्ज है? बिजली का बिल पेएबल क्या होना चाहिए सोचिए, बिजली का बिल पेएबल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। तो ये जो पेएबल आ रहा है, ये पेएबल मनी टाइप है या नॉन मनी टाइप है? एक्रूअल्स पेएबल इन कैश सच एज रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, इंश्योरेंस का बिल पेएबल, रिपेयर पेएबल, पेएबल बल 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 सॉरी, लोन रिसीवेबल पेएबल बल बल, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल बल बल। ये मैं नहीं कह रहा कि बल जिसके एंड पे आने हैं, अपने से कोई कॉन्सेप्ट निकालने लगे। कैश डिविडेंड पेएबल बल बल। कैश इन हैंड, ये मनी अपनी जात में है मॉनेटरी आइटम, और कैश एट बैंक। ये हम पढ़ेंगे IFRS 9 में, तो बस फिलहाल इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिनके आगे मैं स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ वो फिर हम ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ सकते, बस इसको देख ही सकते हैं। ये IFRS 16 में पढ़ेंगे, ये भी IFRS 16 में, जो मुझे लग रहा है कल शुरू करना था, आज ही शुरू करना पड़ेगा। अच्छा जी, कई दफ़ा एडवांस होते हैं टू बी रिसीव्ड इन कैश। एडवांस ये आज तक ऐसे कभी आया नहीं वैसे, एडवांस टू बी रिसीव्ड इन कैश। आपने किसी को एडवांस पैसे पकड़ा दिए, उसने कहा यार बस बाद में मुझे पैसे ही वापस कर देना, तो ये तो फिर लोन है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ लोन रिसीवेबल। फिर ये कोई एडवांस चीज़ों का तो नहीं है, इसका तो फिर नाम लोन रिसीवेबल होना चाहिए। तो आपने किसी को एडवांस पैसे दिए, कॉलेज वालों ने अपने एम्प्लॉय को एडवांस पैसे दिए, बाद में ये नहीं कहा कि सर्विसेज देना मुझे, हाँ ये कहा ये एडवांस मुझे वापस कर देना, तो ये तो फिर लोन है, ये तो फिर एडवांस इसका नाम भी नहीं होना चाहिए। वैसे एक दो जगह किताबों में ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ था एडवांस टू बी रिसीव्ड इन कैश, वरना नॉर्मली जो आप एडवांस टू बी रिसीव बैक इन कैश, यानी एडवांस आपने दे दिया वापस आपको पैसे मिल जाने, तो ये तो फिर लोन है। हाँ कह सकते हैं। करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी होती है ना, ये इस तरह का टैक्स लाइबिलिटी लफ्ज़ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें FR 1 में, टैक्स लाइबिलिटी तो लफ्ज़ पढ़ा होगा ना। तो टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को आपने किस में पे करनी है? कैश में। तो डेट्स वाई इट इज अ मॉनेटरी आइटम। डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी हम कहाँ पढ़ेंगे? IAS 12 में। अगर रिफंड में आपने चीजें रिप्लेस करके देनी है फिर नहीं, अगर रिफंड में आपने चीज लेके पैसे वापस करने हैं तो फिर रिफंड लाइबिलिटी भी क्या बन गया? मॉनेटरी।
प्रोविजंस टू बी पेड इन कैश। मिसाल के तौर पे कोर्ट केस आपने लूज कर दिया, हार गए आप, कोर्ट केस लॉस्ट। बहरहाल ये IAS 37 में पढ़ेंगे। कोर्ट केस आपके खिलाफ हुआ तो अब आपने केस हारने पे पैसे देने हैं, तो ये भी पेएबल इन कैश है। डेट्स व्हाई इट इज अ मॉनेटरी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ग्रेचुटी पेएबल, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे आपने ग्रेचुटी देनी है या पेंशन देनी है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के टाइम पे से पैसे देने। लिख रहा है ये साथ वाला या ऐसे शुगल प्रोग्राम बैठा हुआ है, ये तस्वीर खींचने लगा इसकी। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ग्रेचुटी पेएबल। पापा सॉरी PPE, ये क्या है? मनी है नॉन मनी? नॉन मॉनेटरी आइटम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह और ये लाइसेंस वगैरह, ये क्या है बोले? ये इंटेंजिबल तो लिखिया था, मैं पूछ रहा कीन है तो तुम यह बोलना है नॉन मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आमतौर पे इसलिए नॉन मनी है क्योंकि कंपनीज नॉर्मली बंद नहीं होती, बस आप बेच तो सकते हैं किसी को शेयर, लेकिन कंपनीज लॉन्ग टर्म चलती हैं तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपकी पड़े रहते हैं, शेयर्स आपके पास पड़े रहते हैं, तो इस वजह से इसको हम डाला करेंगे नॉन मनी आइटम्स में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, आपने शेयर खरीद के घर में रखे हुए हैं तो शेयर अपनी ज़ात में मनी नहीं है। हाँ, बेच के मुझे पता है पैसे आ सकते हैं, लेकिन अगर शेयर बेच दिए और अगले ने उधार कर लिया कि पैसे बाद में दे दूंगा, वो मॉनेटरी आइटम है, वो रिसीवेबल। शेयर अपनी ज़ात में रिसीवेबल नहीं है, तो डेट्स वाई शेयर्स को हम यहाँ डाला करेंगे नॉन मनी में। बहरहाल ये IFRS 9 की डिस्कशन है। बायोलॉजिकल एसेट्स, मिसाल के तौर पे मज का पता है? मज प्रोफेशनल लोग हैं, ओके। काउ लिख लें, फिर बफलो लिख लें, फिर गोट लिख लें। तो डॉगी तो नहीं मैंने लिखने को कहा, डॉगी भी वैसे आते हैं IAS 41 में। अगर आपका डॉगियों का कारोबार है, एक तो होते हैं ना आवारा डॉगी, वेगाबॉन्ड, उनकी बात नहीं हो रही। बायोलॉजिकल एसेट्स ये भी नॉन मनी है, बॉल पॉइंट मुंह से निकालें, ये नॉन मनी आइटम्स हैं। राइट ऑफ यूज, ये लीज वाले एसेट को कहते हैं, IFRS 16 में देखेंगे राइट ऑफ। बस ये कल तैयार होकर आइएगा, ये राइट ऑफ यूज वगैरह सारा देख लेंगे कल, ठीक है। लीज वाले कपड़े पहन के आने हैं, IFRS 16 लिखा हो पीछे। अच्छा, इन्वेंटोरी, दुकान में बोतलें पड़ी हुई हैं, बिस्किट पड़े हुए हैं। एडवांस पेड फॉर गुड्स, एडवांस पेड फॉर गुड्स, तो अगर हमने एडवांस पे किए गुड्स का तो अब राइट टू रिसीव कैश है, राइट टू रिसीव गुड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन मॉनेटरी आइटम। एडवांस रिसीव फॉर गुड्स, अगर आप दुकानदार को पैसे दे आए, एडवांस पैसे कि मैंने कल समोसा खाना है, लेकिन पैसे इसलिए रख लो कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो अब दुकानदार को पैसे दे आए। अब दुकानदार के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी टू पे बैक कैश, लाइबिलिटी टू अरेंज समोसा विद चटनी, लाल वाली स्पेशली। नाश्ता भी नहीं करके आए होते और मसाले भी ऐसे अजीब दे रहे थे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए साथ वाले की शक्ल देखिए, लग रहा है नाश्ता करके आए हुए, चेहरा देखें, सॉरी शक्ल तो नहीं बोलना चाहिए, चेहरा नहीं लग रहा। कितने लोग नाश्ता नहीं करके आए हुए? क्यों, क्या मसला है आप लोगों को? क्या एक ही दफा खा लिया है? ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, रात को बन खरीद के रख लेते हैं, दूध खरीद के रख लेते हैं, सुबह उसको गर्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुपले गुपले मोटे होते रहते हैं बन खा खा के। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री बताएं। प्रीपेड एक्सपेंस कैश क्रेडिट, यानी आपने साल के शुरू में घर का किराया पे कर दिया, यानी कॉलेज वालों ने साल के शुरू में बिल्डिंग का किराया पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
अब फ्यूचर में बताएं कैश इन्वॉल्व होगा? फ्यूचर में क्या एंट्री होगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस. So is it a right to receive money or right to receive service? It is a right to receive. किथे लिखे है? किथे प्रीपेड नहीं लिखा हुआ यहाँ. Right to receive service. आंतरियां कर लें इसकी. Right to receive service. तो दैट्स वाई इट इज अ नॉन मनी, क्योंकि फ्यूचर में कैश इन्वॉल्व होना है या फ्यूचर में अगले ने हमें बिल्डिंग प्रोवाइड करनी है. प्रीपेड का मतलब होता है भाई साल का शुरू ही आया तो आपने पूरे साल का किराया जज्बात में आके दे दिया. तो अगला अब आपके जज्बात से नहीं खेलेगा, वो आपको घर प्रोवाइड करेगा. ऐसे लोगों के स्टेटस भाई आपको पहले भी बताया था, म्यूट कर दिया करें जो अजीब अजीब स्टेटस लगा रहे होते हैं, जिंदगी और क्या क्या दिखाएगी, इसी उम्र में इतना कुछ दिखा दिया. और ये नाशुक्री. नबी सल्लल्लाहु के सामने तो एक शख्स था जिसका सिर्फ धड़ था, ना टांगे थी ना बाजू थे. तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसका भी हिसाब होगा? तो फरमाया कि हाँ इसका भी हिसाब होगा, खाता पीता है और हजम हो जाता है आराम से. और कुछ अल्लाह के नबी ने बताया तो अगर ये चीज़ें आराम से कर रहे हैं तो हिसाब तो इसका भी होगा. तो हमारे तो मोजे लगी हुई हैं, हाथ भी हैं, टांगे भी हैं, सब कुछ. प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश. ठीक है, ये IAS 37 में देख लें, नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश. डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या एंट्रीज होती हैं इसकी? डेफर्ड ग्रांट यानी पैसे आ गए हैं और वो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट. अगली एंट्री. तो फिर फ्यूचर में अगर ग्रांट वापस करनी है वो और बात है, लेकिन नॉर्मली ग्रांट वापस नहीं होती. नॉर्मली ये कहाँ जाती है? इनकम में. तो इसलिए आप बताएं ये अगर बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो ये नॉन मनी है या मनी आइटम है? फ्यूचर में इसके अगेंस्ट अभी अभी आपने एंट्री की थी कैश डेबिट एडवांस रेंटल इनकम क्रेडिट अभी, और फिर एडवांस डेबिट और रेंटल इनकम अभी भी तो इसी जैसी एंट्रीज की थी. तो जो पैसे आपके पास आ गए हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकम में लेके जाने हैं, तो क्या फ्यूचर में मनी इन्वॉल्व होनी है या फ्यूचर में इनकम रिकॉर्ड होनी है? तो अगर फ्यूचर में मनी इन्वॉल्व नहीं होनी तो फिर करेंसी रिस्क हम एक्सपोज नहीं है. अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी है तो हमें डॉलर में अगर ग्रांट मिल गई है तो फ्यूचर में डॉलर का जो मर्जी बने, मुझे आज सारे पैसे मिल गए हैं इसलिए हमें अनएक्सपोज्ड हूं. तो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम. मॉनेटरी ना बोला करें. इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, रिजर्व से मुराद रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह और ये चीजें, रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम, ये सारे नॉन मनी होते हैं. बस ये माना कि शेयर कैपिटल वापस होता है जब बिजनेस बंद होना है, लेकिन बिजनेस से कब बंद होना है, कहाँ बंद होना है, ये नहीं पता ना. तो ये भी देखने में यही लगता है कि जब कभी बिजनेस बंद होगा शेयर कैपिटल कैश में वापस होगा, लेकिन फिर भी इसको नॉन मॉनेटरी ही लगते हैं लोग. द रीजन इसके पता नहीं बिजनेस से बंद होना भी है या नहीं होना. तो बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है तो ऐसे शेयर कैपिटल वापस नहीं होते. लेकिन अगर लोन लिया हुआ है तो लोन को आप मॉनेटरी में शो कर दें, लेकिन अगर इक्विटी रेज की हुई है उसको कहां रखें? लेकिन अगर उधार लिया हुआ है मॉनेटरी, लेकिन अगर लोन लिया हुआ है, सॉरी लोन लिया हुआ है उधार लिया हुआ है तो मॉनेटरी, और अगर शेयर इशू किए हुए तो नॉन मॉनेटरी. अच्छा जी, अगले पेज पे आए, पेज नंबर 4 पे. अब ये कोई लिस्ट आपने याद नहीं करनी घर जाके, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के रटे मारे हों, डेटर, क्रेडिटर, एक्रूवल, लोन रिसीवेबल, पेएबल, बस ये समझ लेने हैं आप लोगों ने. तस्वीर खींचनी है, ये लें.
ये रहे नॉन मॉनेटरी की तस्वीर। इंडिकेटर जरा अच्छे तरीके से पढ़ लो ताकि एमसीक्यूज में ऐसा मसला ना हो। ये पांडे कली करा लो का क्या मतलब होता है? नहीं कभी आवाज सुनी? पांडे कली करा लो, कुकर सही करा लो। किन इलाकों में रहते हो यार? इधर आओ हमारी तरफ कभी। अच्छा जी, पेज नंबर 4 पे आ जाए डियर। पांडे तो लोग कली करा लेते हैं, अपने दिल की फिक्र नहीं करते। ऑन ऑन कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इनिशियल, जितना आप अपने कपड़ों की सफाई की फिक्र करते हैं अपने दिल की कर लेना तो आप बुजुर्ग बन जाए। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स को पीपीई डेबिट, पेएबल क्रेडिट, तो पीपीई को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? स्पॉट रेट पे। पीपीई को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया जाता है। एडवांस वाला एक्सेप्शन है, वो एडवांस वाला नहीं एक्सेप्शन है, वरना आमतौर पे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन मनी पीपीई, मिसाल के तौर पे पापा पीपीई, उंगली निकाल दें भाई मुझसे, उंगली बॉल, ये सारी चीजें डिसअलाउ हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा साल क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। जब हमारा साल एंड हो जाएगा तो उस वक्त क्या करेंगे? नो रीट्रांसलेशन इज, पीपीई को लेटेस्ट रेट पे लाना है या नहीं लाना? नहीं लाना। किसको नहीं लाना? पीपीई को। किस पे नहीं लाना? लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना। The transaction is left at original spot rate. लेफ्ट का क्या मतलब होता है? छोड़ दें इसको, इसको मत छेड़ें, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या हैं? मलंग है। इसको साल के एंड पे नहीं छेड़ना, बस एक दफा आ गए तो बैठे रहने दें आप स्पॉट रेट पे। लेफ्ट छोड़ दें इनको, जैसे ग्रुप लीव करते हैं ना। नोट, इतने जज्बाती लोग आगे में फैमिली ग्रुप्स लीव कर रहे होते हैं। सबर बर्दाश्त खत्म ही हो गया, और जाते हुए फिक्रा भी लिख के जाते हैं, मैं प्रोटेस्ट करते हुए लीव का। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के कातिल को माफ कर दिए, ये ग्रुप छोड़ के जा रहे होते हैं। नोट, बहुत व्हाट्सएप लड़ाइयां आजकल चल पड़ी हैं मार्केट में। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम किसके ऊपर है? फेयर वैल्यू के ऊपर। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू देन रीट्रांसलेट एट, ये भी किया था ना। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज एट फेयर वैल्यू देन रीट्रांसलेट एट, अभी जो कांगरू वाला सवाल किया था, ये बेसिकली ना दिल में कहीं ना कहीं होता है कि मैं भी कुछ हूं, तो मुझे किसी ने क्यों कुछ कह दिया, फिर इसलिए ग्रुप लीव कर जाते हैं। जिसके दिल में राई के दाने भी तकब्बुर होगा वो नहीं जन्नत की खुशबू सूंघ सकेगा। क्वेश्चन 4 हमने जो भी किया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है लेकिन इसको हमने फेयर वैल्यू पे ले आए हैं। इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू देन रीट्रांसलेटेड एक्सचेंज रेट, किस दिन के एक्सचेंज रेट? प्रिवेलिंग एट द डेट व्हेन the exchange difference is recorded in same location as the revaluation। IS 40 में एक्सचेंज, IS 40 ये कितना था? 271। ये कैसे बना था? नहीं वो बैलेंस नहीं निकला था, चलें जो भी वजह थी। IS 40 के अंदर गेन लॉस कहां जाता था? IS 40 के अंदर P&L में।
तो अब इस बेसिकली इसमें मेन स्टैंडर्ड IS 40 लग रहे हैं या IS 21 लग रहा है? IS 40, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो तो बाहर के मुल्क में खरीदी तो साथ IS 21 भी लग गया, वरना तो इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना था? तो जहां पे IS 40 वाले गेन को डालते हो वहीं पे डालो एक्सचेंज गेन लॉस को भी। तो बता दें IS 40 वाला गेन लॉस कहां डालते थे, तो ये वाला भी कहां डालेंगे? P&L. If non-monetary atom is carried at, then retranslate at the exchange rate prevailing at the date when the fair value is, the exchange difference is recorded in same location. उसको वही वाली लोकेशन भेज दें। ये लोकेशन ये होती है ना कि मैं छत पे खड़ा हूं या बेसमेंट में हूं, इसको इधर ही बुला लें, लोकेशन इसकी P&L ही रख लें, इसको OCI में भेजने की जरूरत नहीं है। द रिवैल्यूएशन गेन अंडर IS 16 एंड IS 38, इसका हमने एक भी सवाल नहीं किया, ये रिवैल्यूएशन रिवाइज करके आपको मैं कभी करवाऊंगा। तो द रिवैल्यूएशन गेन अंडर IS 16 एंड IS 38 कहाँ जाता था? जब कोई प्रीवियस लॉस नहीं होता था, ये बातें पढ़ेंगे IS 16 में रिवाइज करेंगे, तो OCI में जाता था। देयरफॉर एक्सचेंज डिफरेंस भी कहाँ जाया करेगा? OCI में। किसी को याद है IS 16 का रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ जाता था OCI में? तो जब IS 16 का और ये अदर इनकम में जाता था IS 40 वाला, तो IS 40 वाला गेन लॉस इधर जाता है और IS 16 वाला, शायद स्टैंडर्ड बनाने वालों की लॉजिक थी ना कि लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने बेचने के लिए रखे हुए हैं तो आप किसी भी वक्त बेच सकते हैं, तो IS 40 वाले कहते हैं गेन लॉस P&L में लेके जाया करो। और IS 16 में आपको पता है चीज़ें हमने बेचने के लिए तो नहीं रखी होती, इस्तेमाल के लिए रखी होती हैं, इसलिए लोगों की राय थी कि IS 16 वाले गेन लॉस को कहाँ डाल दिया करो? OCI में। और IS 40 वाले गेन लॉस को कहाँ डाल दिया करो? P&L में। तो ये बातें तो दोनों FAR 1 की हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो गेन IS 40 वाला इधर जाना था तो उसका एक्सचेंज गेन भी इधर ही जाएगा, और जो गेन IS 16 वाला इधर जाना था उसका एक्सचेंज गेन भी, लेकिन इसका कोई हमने सवाल नहीं किया। लेकिन इसका तो सवाल हमने कर लिया ना अभी, कैंगरू वाला सवाल किस पेज पे किया था? अभी पेज नंबर 47 पेज, द फेयर वैल्यू। लेकिन किताब वाले देख लीजिएगा, जब किताब आए फिर तो पेज नंबर डिफरेंट होंगे। द फेयर वैल्यू गेन अंडर IS 40 इज रिकॉर्डेड इन P&L, therefore exchange difference is also recorded in P&L. Done? अब किनकी बात हम करने लगे हैं? मॉनेटरी आइटम, जैसे डेटर, क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करनी है? इनिशियल रिकॉग्निशन, a transaction must be translated at on the date of, यानी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट को एंट्रीज करते थे उसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दिया। जी ये क्या लिखा हुआ है, हाथ खड़ा करके बता दें। H2O पढ़ा हुआ है, NaCl भी है, KMnO4 भी है, बस H2O काफी है। बताएं भाई मतलब इस बात का। जी माशाल्लाह, वेल डन। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, अपनी आसानी के लिए IS 21 इजाजत देता है कि आप एवरेज रेट यूज कर लें हफ्ते का, यानी इंटरनेट की वेबसाइट्स भी आपको एवरेज रेट निकाल देती हैं, आप रोजाना का रेट ना यूज करें, और मंथली रेट, महीने तक की एवरेज भी आप निकाल लें। इफ द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड। हाँ, अगर बहुत ज्यादा रेट में चेंज आ रही है कि यकम तारीख को 110 रुपए का डॉलर और फिर 2 तारीख को 115 रुपए का डॉलर हो गया, फिर तो अच्छी खासी चेंज आ रही है। ये उन एंटिटीज के लिए है जो बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, यानी रोजाना 2-3 ऑर्डर इनको आ जाते हैं बाहर के मुल्क से। तो कोई परफ्यूम बेच रहे हैं, पाकिस्तान के परफ्यूम लोगों को पसंद आ गए बाहर के मुल्क, तो रोजाना 2-3-4 ऑर्डर आ रहे हैं। किसी दिन हबीबी फोन कर रहा है, किसी दिन हबीबी का दोस्त फोन कर रहा है UAE से, यार मुझे भी भेज दो, उसके दोस्त ने देख के उसको फोन कर दिया। तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 ऑर्डर आ रहे हैं। अब हर एंट्री में डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो एक्सचेंज रेट ही देखते रहेंगे, अपना बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकेंगे।
तो कहते हैं आसानी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपकी बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रांजेक्शन है तो आप ऐसा किया करें कि पूरे हफ्ते का रेट ले लें डॉलर का। मिसाल के तौर पे 112.5 एक एवरेज रेट निकल आया, अब पूरे हफ्ते की सेल इकट्ठी रिकॉर्ड करते हैं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 112.5। इफ द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली, अगर अच्छा खासा नहीं बदल रहा और अगर रेट में अच्छी खासी चेंज आ रही है तो फिर नहीं। अच्छा, साल के एंड पे क्या किया करें? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, भाईजान साल के एंड पे क्या किया करें? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर द मॉनेटरी आइटम्स मस्ट बी रीट्रांसलेटेड एट द रेट रूलिंग एट द। तो ये तो हमने भी बहुत सारे सवाल किए हैं, ये जो पिछला सफा था, पिछले से पिछला सफा, बल्कि अगला सफा शायद कल वाला, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं पेज 6 के ऊपर एग्जाम्पल 1, तो डेटर को ईयर एंड पे किस पे लाए थे? बोले ना, लेटेस्ट रेट पे लाए थे। एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ लेके गए थे डेटर क्रेडिट का? P&L में। और अगर साल से पहले सेटल हो जाए तो रीट्रांसलेशन फिर रिक्वायर्ड नहीं होगी, कैश वाली एंट्री कर देंगे फिर। और जब कभी ट्रांजैक्शन सेटल हो तो द रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड। कैश के आगे ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे? रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट। तो कैश को रिकॉर्ड कर दें उसी डेट के ऊपर 108। कैमरा बाद से पहुंचे, कैश को रिकॉर्ड करते हैं उसी रेट के ऊपर। द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L। और एक्सचेंज डिफरेंस को कहां ले जाएं? P&L में। तो सारे एक्सचेंज गेन लॉसेस P&L में जाते हैं सिवाय, हाथ खड़ा करके बता दें, सिवाय, हाथ खड़ा करके बता दें, सिवाय, हाथ खड़ा करके बता दें, सिवाय, सारे एक्सचेंज गेन लॉसेस P&L में जाते हैं सिवाय अगर IAS 16 में पीपी को आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है फिर तो ईयर एंड पे वैसे ही उसको लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना। और अगर पीपी को खुदा ना खास्ता आपने, तो फिर आपने उसको फेयर वैल्यू पे भी लाना है, रिवैल्यूड अमाउंट पे भी लाना है और साथ उस पे लेटेस्ट रेट यूज करना है। और IAS 16 और IAS 38 है इंटेंजिबल्स वाला, जो आप पढ़ने से महरूम हो गए थे। आप लोगों ने वो पढ़ी है रेशोस और EPS? वो इंशाल्लाह हम दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे पढ़ाई दीजिएगा दोबारा, मुझे पता है जो मैंने पढ़ी हुई है। कौन दिल में ये कह रहा था? करंट रेशो नहीं आती? मेरे ख्याल से आप लोग खुद दाइमा वालों को पढ़ा दोगे, मुझे तो पढ़ाए हुए 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 साल पहले पढ़ाई थी मैंने एक दफ़ा, तो दाइमा वाला शायद आपको अच्छी पढ़ा दे मेरे से। ओके, अब माय डियर मुझे ये बताएं, मैं टीचर चेंज कराना, अब मुझे ये बताएं कि कौन सा गेन हमारा OCI में जाता है? कौन सा गेन OCI में जाता है? अगर IAS 16 और IAS 38 में एसेट क्या हो रहे हो? रीवैल्यू, तो वो कहां जाता है बोलें? OCI। अच्छा, ये नीचे एक नोट डला हुआ था, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा 9 मिनट कैसे पूरे करने हैं नीचे। नहीं, हाँ, नहीं। IFRS 16 हम शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं। नीचे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपका दोस्त 2-3 में एक नोट, इतना ज्यादा उसे फ्री ना कराया करें, लाखों में एक, तो उसे नोट इसी डब्बे के नीचे। इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एवरेज रेट ओवर द पीरियड। लेकिन ये भी हमने इसके सवाल नहीं किए, लीज के बाद इसके सवाल करेंगे। इसकी वजह जरा हाथ खड़े करके बता दें। इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन एवरेज रेट ओवर द पीरियड।
इंटरेस्ट का ताल्लुक साल से होता है या इंटरेस्ट का ताल्लुक किसी दिन से होता है? साल से, वक्त गुजरने के साथ ताल्लुक होता है। तो इसलिए इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को किस पे रिकॉर्ड किया करेंगे? और एवरेज रेट एक दो सवालों में आपको पता है गिवन भी थे, लेकिन हमने एवरेज रेट्स को क्या किया था? इग्नोर किया था। जब लीज के बाद स्टैंडर्ड पे वापस आएंगे तो इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को बताएं किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एवरेज रेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, ये पेज 56 पे आ जाएं, एमसीक्यू नंबर 18 ये जरा करें। थोड़ा सा एक चीज नोट करनी है, गलती ना कीजिएगा। नहीं है तो नोट से नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वेको है थे। इट्स नॉट इन योर नोट्स गाइस, वॉच हियर। जी कौन सी ऑप्शन है? बड़ा बना फिरता है, बोल ना। अब पहले बड़ा लगा हुआ था, मैं बताऊंगा, मैं बताऊं ही बन गया। बताऊं बताऊं खाया कभी? आलू बताऊं कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, बढ़ता तो सारे ही खा लेते हैं। चले भाई बता दें कौन सी ऑप्शन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी कर लें, आराम से एंट्रीज कर लेनी, समझ आ रहा तो करें, एक आधा मिनट लगाएं। कोई लेने तो नहीं आगे नीचे कोई? कर लें, एंट्रीज कर लें, बता दें मैं सीए कर रहा हूँ। अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी परचेज्ड आ लैंड का टुकड़ा। लोग पिज्जे का पीस लेते हैं, लैंड का ही पीस ले लिया पूरा। लैंड का पीस ले लिया इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वाले पीस दे रहे थे, ये पीस लेने चला गया, पीसा गया फॉर SAR 10 मिलियन। SAR का क्या मतलब है? सऊदी रियाल। अच्छा 10 मिलियन ऑन यकम अगस्त 2022। डिटेल्स आर एज फॉलोज। परचेज किस दिन की है? यकम अगस्त। तो एक पेमेंट तो फिर एडवांस में हुई है यकम मई को, और उसके बाद जिस दिन खरीदा उस दिन भी पेमेंट हुई, और उसके बाद यकम अक्टूबर को भी पेमेंट हुई। तो ये टोटल कितना बन गया? 7। टोटल कितना बन गया? 10 मिलियन। पीस ऑफ लैंड को किस पे रिकॉर्ड करना है? अब बैलेंसिंग पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन फिर पहली एंट्री करके देख लेना एक रफ वर्किंग में। यकम मई 2022 एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट अलग अलग हुआ हुआ पहले ही। 3 मिलियन इंटू 60। यकम अगस्त जी, लैंड डेबिट एडवांस खत्म, कैश जा, पेबल क्रिएट करें। कोई पागल कोई दीवाना तो नहीं 78 जो बोल रहा था भाई जी हमें यकम अगस्त को खड़े होकर क्या पता है यकम अक्टूबर का रेट क्या है? हमें यकम अगस्त को खड़े होकर कल का नहीं पता। जी बेटा 370 टी। अच्छा 148 71 ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अब गलती बताएं क्या भाईजन? मैंने कुछ बंद नहीं किया। द हाइट ऑफ एनीथिंग। हाँ जी, अब गलती बताएं क्या की थी जिन लोगों ने गलती की थी? और गलती करके को ऑप्शन BCD भी आ गई होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। एक ऑप्शन तो मुझे लगता है उसने ये वाली बनाई होगी,
10 ज़रब 74 वाली, ये ऑप्शन तो उसने जरूर बनाई होगी कि 10 ज़रब 74 करके कर दें, ये ऑप्शन बनाई हुई है उसने, 740 वाली बनाई हुई है। बड़ा तेज होता है एमसीक्यू बनाने वाला, वो गलत चल के देखता है कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है, लेवल क्या है इसका। ये नहीं होता तुक्के मारता कि एक आंसर निकाल लिया बाकी एक दो नंबर प्लस माइनस करके, वो गलत तरीकों से मैं गल्ला कर रही हूँ, तुम चीज़ां पैक कर लो। कोई कैलकुलेटर बंद कर रहे हैं, कोई बॉल पॉइंट बंद कर रहे हैं, कोई बैग खोल रहे हैं, कोई रजिस्टर पा रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैंने कोई बात नहीं करनी। हाँ, ये जरा देखें एमसीक्यू नंबर 15, दे दें बैग, दे दें सबको दे दें एक एक। कीटा कीटा सीटा so as per IS 21 non-monetary items carried at fair value, non-monetary items carried at यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ही हमने फेयर वैल्यू पर रखा है, आर ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, एट ईयर एंड नहीं, एट द डेट व्हेन द। तो आप नोट्स बंद क्यों कर रहे हैं? ये क्या माहौल बना रहे हैं क्लास के अंदर? खुदा का मैंने जब बात करनी है मैं खुद बस करूंगा, खत्म करूंगा, ये नहीं आपके नोट्स में, तो बूता होता रखे देखते नहीं। ये हाइब्रिड में थर्ड रो में बातें शुरू होगी, लो जी कर लो गलते फाड़ लो कान। अच्छा 1 मिनट कल हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, क्या याद करेंगे। 1 मिनट पहले आपको छोड़ दिया, उधार रहा, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो। आज होमवर्क में कितने सवाल पसंद करेंगे, 5 या 6? 6।